नमस्कार एंड आई वेलकम टू स्टडी विथ रामा चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं यूपीपी का ये पांचवा पेपर है। क्योंकि 2018-19 में ना 2018 में जो पेपर हुआ था वो एक बार रद्द हो गया था, दोबारा फिर से हुआ था। तो इस वजह से कई पेपर हो गए। अभी हमारे पास एक पेपर और है, 6 पेपर टोटल था हमारे पास। तो ये पांचवा पेपर हम करवा रहे हैं। इसका हम लोग आज जीएफ और हिंदी करेंगे, फिर जो रीजनिंग और मैथ वाला पार्ट है उसको दूसरे वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ये आपका जीएफ का क्वेश्चन था। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी। तो इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या होता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पता है, ये भारत के प्रयास से सन 2014 में इसको मनाया जाना शुरू किया गया, यूएन से पारित हुआ था। 4 जुलाई को क्या होता है? 4 जुलाई 1976 को 1900 नहीं, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ था। तो इसलिए अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई को। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ था, तो इसलिए वो अमेरिका अपना मनाता है 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका कि अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत करें कि सैनिकों, पेंशनों, ये आपका करंट का क्वेश्चन था, पेंशनों और परिवारों की आवश्यकता अनुरूप उत्तर पूर्वी वेतन पैकेज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका देखिए आंसर एक्सिस बैंक मिल रहा है। हालांकि ये करंट का क्वेश्चन है, कोई आप लोगों को मतलब इसे है नहीं, बस देख लीजिए कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था करंट का। बाकी ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था कि मार्च सन 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा की कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर निकल जाएगा। तो ये था, अगर आप इस समय सर्च करेंगे तो फिलीपींस इसका आंसर मिलेगा। तो फिलीपींस इसका है। बाकी करंट का क्वेश्चन है, कोई मतलब इससे भी नहीं है, आप लोगों से बस इतना देख लीजिए, यहाँ इस टाइप क्वेश्चन पूछा गया था बस। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका कि महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जंतु के रचयिता कौन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि पता भी होना चाहिए। ये वैष्णव जंतु, ये है ना कि वैष्णव जंतु तैड़े कहिए जेते पीड़ पर आई जाड़े रे, ये नरसिंह मेहता जी के द्वारा गाया गया था। ये भी बिहार के थे, तो नरसिंह मेहता। बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल भी है। और बाकी सूरदास और मीराबाई, ये तो आप लोग जानते हैं ये कौन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 था कि मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस यानी अस्थि फुफरीता से प्रभावित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? हड्डियाँ। देखिए इसको हम समझाएं दें आप लोगों को थोड़ा सा। होता क्या है कि ऐसी अवस्था जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर और नाजुक हो जाती हैं, ठीक है, उसको देखिए ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है ना कि नई हड्डी उतनी तेज़ी से नहीं बनती है जितनी तेज़ी से पुरानी हड्डी नष्ट होती है। तो ये होता है आपका ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसका हो जाएगा हड्डियां। क्वेश्चन नंबर 6 था आपका कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। तो इसका आंसर अजात शत्रु, तो ऑप्शन के हिसाब से आप जाएंगे, लेकिन एकदम एग्जैक्ट आंसर इसका उदयन होता, क्योंकि उदयन जो था, देखिए अजात शत्रु के उत्तराधिकारी थे उदयन, ठीक है। तो अजात शत्रु का उत्तराधिकारी उदयन था, तो उसने किया था। लेकिन चूंकि अब वो उदयन नहीं है, तो आप अजात शत्रु से इसमें जाएंगे। अजात शत्रु था कौन, जान रहे ना? जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में, कहाँ पे? राजगीर। तो इसी के शासनकाल में हुई थी। अजात शत्रु का मतलब क्या होता है? जिसका शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका था कि बाकी ये अशोक और बिंबिसार, इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। देखिए चाणक्य कौन थे? अगर हम आपसे कहें कि चाणक्य, तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, या महामंत्री प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं। इन्हीं को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य को ही। अर्थशास्त्र इनकी बहुत चर्चित एक रचना है, अर्थशास्त्र, आप लोग सुने होंगे अर्थशास्त्र, ठीक है। और अशोक, अशोक जो थे वो 304 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के आसपास इनका शासन था। मतलब इनका जन्म हुआ था, तो इसी के आसपास में मतलब थे अशोक। और इनका जन्म जो था ना, वो पाटलिपुत्र, आज की समय जो पटना है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, वहीं पे इनकी मृत्यु थी अशोक की, ठीक है, अशोक। और देखिए ये मौर्य वंश से संबंधित हैं। अशोक, अगर हम कहें इनके पिताजी थे बिंदुसार।
अगर कभी पूछ दें अफू के पिताजी कौन थे, बिंदुसार के लड़के थे। और इनके और जो बिंदुसार थे, बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे कौन, अशोक। ठीक है, अशोक सम्राट जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे। और बिंबिसार कौन थे, तो बिंबिसार इतना जान लीजिए कि बिंबिसार के बेटे कौन थे आपके, अजातशत्रु और जीवक। ठीक है, ये बिंबिसार के बेटे थे, अजातशत्रु, जीवक। आप लोग जानते होंगे जीवक के बारे में। जीवक एक राजवैद्य थे, कभी कभी ये भी पूछ लिया था कि जीवक कौन थे, राजवैद्य थे जीवक। क्वेश्चन नंबर 7 था आपका कि योगक्षेम वहाँ में किसका आदर्श वाक्य है। तो इसको अब अगर आप देखेंगे तो भारतीय स्टेट बैंक देता है, बाकी इसमें हम बहुत श्योर नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट मिल नहीं रहा है कहीं क्या है योगक्षेम, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक है जहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 8 था आपका कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है। ये देखिए, ये जानना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर होगा पाक जलडमरू मध्य। लेकिन ये है कहाँ, मैप में ये सब देख लीजिए पूरा। तो ये है आपका पाक जलडमरू मध्य, जो कि ये देखिए कभी कभी पूछ देते हैं तो तमिलनाडु और श्रीलंका आप कर सकते हैं, या फिर भारत और श्रीलंका के बीच में ये है आपकी पाक जल संधि। ये ठीक है, इसका मतलब पाक लगा है लेकिन पाक से कोई, पाकिस्तान से कोई इसका संबंध नहीं है। तो पाक जल संधि ये है आपका भारत और श्रीलंका के बीच में, या फिर तमिलनाडु आप कर सकते हैं श्रीलंका के बीच में। और ये है आपका मन्नार की खाड़ी, मन्नार खाड़ी भी ऑप्शन में थी ना, तो ये है आपकी मन्नार की खाड़ी, देख लीजिए ये है आपकी मन्नार खाड़ी। तो इतना जानते रहिए मैप के हिसाब से कि हाँ कहाँ पे है ये लोकेटेड। और देखिए आपको यहाँ दिख रही होगी अकाबा की खाड़ी है ना, तो अब इसको आप मैप में देख लीजिए कि अकाबा की खाड़ी कहाँ पे है। और मैक्सिको खाड़ी भी है ना यहाँ, अभी हम मैप में इसको दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ है ये। तो यहाँ पे है ये अकाबा की खाड़ी, ये है अकाबा खाड़ी। ये 4 देशों के से मतलब सीमा साझा करती है अकाबा खाड़ी। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इधर मिस्र हो जाएगा, इधर इजराइल हो जाएगा, फिर उसके बाद जार्डन है, सऊदी अरब, इधर ये सऊदी अरब हो जाएगा जार्डन। तो ये 4 देशों से बॉर्डर शेयर करता है, मिस्र, इजराइल, जार्डन और सऊदी अरब की पास में यहाँ पे है अकाबा की खाड़ी। ये लाल सागर इधर है, लाल सागर, तो लाल सागर के पास में ये है अकाबा की खाड़ी। तो इसको मैप में जानते रहिए कि अकाबा खाड़ी है कहाँ पे। और ये है आपकी मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी दिख रही है ना, तो मैक्सिको खाड़ी ये है आपका युकाटन चैनल। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि युकाटन चैनल किस किस को जोड़ता है, मैक्सिको खाड़ी और कैरिबियन सागर को। ठीक है, कैरिबियन सागर और मैक्सिको खाड़ी के बीच में यहाँ पर है आपका युकाटन चैनल। तो ये है आपकी मैक्सिको खाड़ी। और देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और आप लोग देख लीजिए, ये नीचे आपको दिख रही है, ये यहाँ पे है ये पनामा नहर, ये पनामा देश है, इसी पनामा देश में पड़ती है पनामा नहर, जो कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक से जोड़ती है पनामा नहर, या फिर प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ती है। क्योंकि कैरिबियन सागर ये अटलांटिक का हिस्सा है, तो इस वजह से आप कह सकते हैं प्रशांत को अटलांटिक से जोड़ती है ये पनामा नहर। तो ये इसको भी जानते रहिए पनामा नहर। क्वेश्चन नंबर 9 था आपका कि 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पे उपहार में दिया था। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मुंबई को उपहार में दिया था। ठीक है, मुंबई को। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद ने अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, स्वामी विवेकानंद जी को। ठीक है, बहुत ही फेमस स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान भी लीजिए। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। कब, 12 जनवरी 1863 को। तो चूंकि 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था, इसीलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, और यही रामकृष्ण जो है ना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। कभी कभी पूछ दिया जाता है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, बेलूर मठ है, बेलूर मठ में इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा जानते रहिए। ठीक है, और इनके गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस इनके स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। और अगर हम कहें आपसे कि राजा राम मोहन राय के बारे में आप लोग जानते हैं, सती प्रथा का उन्मूलन जो हुआ था 1829 में। तो राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयास से 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, और ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे, देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत के प्रथम
उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति, दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के जन्मदिन पर 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है ना 5 सितंबर को, तो राधाकृष्णन जी के ही जन्मदिन पे मनाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 था आपका कि भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? धनपत राय। तो देखिए, हम एक तो वीडियो किए ना रचना, जिसमें हम पूरी रचना करवा दिए हैं। अगर आप लोग चाहें तो उसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से हम रचना कंप्लीट करवाएं। एक वीडियो में पूरा कंप्लीट है वीडियो। ठीक है, लगभग 50 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन सब रचना हम करवा देंगे जितनी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हम बताएं धनपत राय यानी मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को ही धनपत राय के नाम से जाना जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। इनकी जो फेमस रचना है उसको भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय गीत जो था वंदे मातरम इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? इनकी जितनी रचना है हम वीडियो में रचना वाले में करवा चुके हैं। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये सब इनकी रचना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सारी रचनाएं इनकी हम करवा चुके हैं पिछली वीडियो में। और बाकी अगर हम आपसे कहें कि देखिए थोड़ा सा जान लीजिए, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, या फिर आप कह सकते हैं प्रतापगढ़ में। मेन रूप से प्रतापगढ़ में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो रचना, और भी इनकी रचना है, जैसे क्या भूलूं क्या याद करूं, निशा निमंत्रण, नील का निर्माण, फिर है ना दफदार से फूपान तक, ये सब इन्हीं की रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की। राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी के बारे में आप लोग जान लीजिए। राजतरंगिणी के रचयिता कौन है, आपसे पूछा जा सकता है। राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? कल्हड़। ठीक है, ये कश्मीरी इतिहास, कश्मीर से संबंधित है। तो राजतरंगिणी के रचयिता आपसे पूछ सकते हैं कल्हड़। ठीक है, और देखिए गीतांजलि के बारे में आप लोग जान लीजिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी रचयिता हैं गीतांजलि के। और इसके लिए ना, गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। ठीक है, कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और उनको इसी गीतांजलि के लिए दिया गया था 1913 में नोबेल पुरस्कार। तो ये भी आप जानते रहिए पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 13 था आपका कि निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? तो इसका आंसर क्या है? इंडिया गेट। इंडिया गेट के बारे में आप लोग जान लीजिए कि इंडिया गेट को अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप कहा जाता है। अखिल भारतीय युद्ध स्मारक ये कहाँ पे है? इंडिया गेट, नई दिल्ली। आप लोग देखते होंगे 26 जनवरी पे। तो इंडिया गेट नई दिल्ली कर्तव्य पथ पर है। ठीक है, कर्तव्य पथ, जो पहले राजपथ हुआ करता था उसका नाम क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ। तो वहीं पे है आपका इंडिया गेट। ठीक है, 1931 में इसको बनाया गया था। कब? 1931 में। बाकी ये गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। कभी पूछ दें कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो गेटवे ऑफ इंडिया है आपका मुंबई में। बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा जो था वो अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया है। कहाँ पे? अकबर के द्वारा बनाया गया था फतेहपुर सीकरी में, क्योंकि अकबर गुजरात पर विजय प्राप्त किया था। तो उसी के उपलक्ष्य में ये बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, गुजरात विजय के मतलब उपलक्ष्य में। ठीक है, उसकी याद में। और बाकी ये हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 था आपका कि किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? ये आपको पूछा गया था। तो मेजर ध्यानचंद, ये तो कोई भी कर देगा भाई, ध्यानचंद से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद मतलब गोल से संबंधित हैं, क्योंकि ये हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं मेजर ध्यानचंद। तो आपसे पूछ सकते हैं मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म देखिए, पहले हम जानते थे कि मेरठ में हुआ है, लेकिन अगर आप नेट पे सर्च करेंगे हर जगह तो प्रयागराज में इनका देगा, विकिपीडिया कहीं भी आप देखेंगे तो प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था मेजर ध्यानचंद जी का। इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद। और इन्हीं के नाम पे ना जो राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाता था, खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब उसको ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो जो कि खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो ध्यानचंद इन्हीं के नाम पे अब दिया जाता है। ठीक है, और देखिए बाईचुंग भूटिया, आपसे पूछ सकते हैं बाईचुंग भूटिया से कि ये किस खेल से संबंधित हैं। और एक चीज़ जान लीजिए मेजर ध्यानचंद जी के बारे में कि 29 अगस्त को इनका चूंकि जन्म हुआ था, तो इसलिए 29 अगस्त को इनके जन्म दिवस को
जो है खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी का ही जन्म दिवस है, ठीक है, जिसको जो उत्कृष्ट बहुत ज़्यादा जो अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसको दिया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार। तो इन्हीं का जो जन्मदिन है 29 अगस्त, तो मनाया जाता है 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में। बाकी आप फिर बाईचुंग भूटिया इतना पूछ सकते हैं कि बाईचुंग भूटिया जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं। तो अब इतना आप जान लीजिए कि इनका जो संबंध है बाईचुंग भूटिया का वो फुटबॉल से है, ठीक है। किस कौन से हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं बाईचुंग भूटिया। सिक्किम में इनका जन्म हुआ था। कभी कभी पूछ देते हैं इस टाइप क्वेश्चन कि बाईचुंग भूटिया किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये सिक्किम, ठीक है। और देखिए ये जो भूटिया है ना, भूटिया, ये लेप्चा और भूटिया जनजाति हैं। तो कभी आपसे पूछ दें कि लेप्चा और भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये सिक्किम में पाई जाती है लेप्चा और भूटिया जनजाति। तो इसलिए इसमें भूटिया इनके नाम में लगा है, लेप्चा भूटिया, ये सिक्किम की जनजाति है। बाकी पेले जो हैं ये खिलाड़ी थे ब्राज़ील के फुटबॉल के खिलाड़ी थे, बहुत ही प्रसिद्ध, ठीक है। तो ये इनके बारे में जान लीजिए, कभी आपसे पूछ दें तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे। क्वेश्चन नंबर 15 था आपका कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है। वर्ल्ड वाइड वेब, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, टिम बर्नर्स-ली, कोई भी कर देगा। और क्वेश्चन नंबर 16 था आपका कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, करें कि जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मतलब किस जगह पे है। तो इसका आंसर क्या होगा, बिठूर। अच्छा, बिठूर है कहाँ पे, बिठूर आपका पड़ता है कानपुर में। महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि है बिठूर, ठीक है, यहीं पे वो तपस्या किए थे, तपोभूमि है बिठूर। ये कानपुर में गंगा जी किनारे पे है बिठूर, गंगा जी किनारे कानपुर शहर में। और बाकी आप लोग जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 17 था आपका कि अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है। तो ये चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, तो इसीलिए ये चंद्रबरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया है। और देखिए जगनिक कौन थे, जगनिक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो जो जगनिक थे ना, महोबा के चंदेल राजा थे, परमार्दी देव, ठीक है, उनके समकालीन थे जगनिक, परमार्दी देव के। इनकी रचना है जगनिक की बहुत चर्चित परमाल राफू। कभी आपसे पूछ दें कि परमाल राफू के रचयिता कौन है, तो वो जगनिक हैं, ठीक है, जानते रहिए। अब महोबा, चूंकि देखिए महोबा के राजा परमाल देव के दो प्रसिद्ध वीर थे जिन्हें आल्हा और उदल के नाम से जाना जाता है। आल्हा उदल आप लोग सुने होंगे नाम। तो उनकी वीरता की लड़ाई का वर्णन वो किए हैं, तो जिसे आल्हा खंड भी कहा जाता है। तो जगनिक 13वीं शताब्दी के आसपास थे जगनिक। तो जगनिक के बारे में आप बस इतना जान लीजिए। इसीलिए ना बुंदेलखंड में जो क्षेत्र है वहाँ पे आल्हा गाया जाता है। आपसे पूछा जाता है, पुलिस वाले ही एग्जाम में पूछा गया था कि जो बुंदेलखंड में कौन सा मतलब गाया जाता है, तो आल्हा, ठीक है, आल्हा गाया जाता है बुंदेलखंड में, आल्हा संबंधित है बुंदेलखंड से। और मतीराम के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा कि इनकी रचना एक आध ठो रफराज या ललित ललाम करके हैं। तो रफराज केवल जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कोई ये जो है। और घनानंद के बारे में जान लीजिए, घनानंद कौन थे। घनानंद इंपॉर्टेंट है। देखिए ये नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। इसी घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये घनानंद क्या किया था ना कि जो चाणक्य थे, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है चाणक्य को, तो चाणक्य को ये अपमानित कर दिए थे घनानंद। तो इसलिए वो चाणक्य जो है वो शपथ ले लिए थे कि हम इसका मतलब पूरा साम्राज्य ही खत्म कर देंगे घनानंद का। तो फिर उसके बाद जो चाणक्य थे उनके शिष्य थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो उनको मतलब बहुत ट्रेंड किए अच्छे से, और फिर उसके बाद आक्रमण किए और इसका पूरा जो घनानंद का साम्राज्य था उसको खत्म कर दिए। और फिर उसके बाद मगध साम्राज्य की स्थापना कर दिए थे। तो मगध पर अपना पूरा शासन स्थापित कर लिए, मगध साम्राज्य की नहीं, मगध पर अपना शासन स्थापित कर लिए थे। फिर उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। तो इसका पूरा मतलब घनानंद का साम्राज्य ही नष्ट कर दिए थे कौन, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी, जो उनके गुरु थे, यानी जिन्हें चाणक्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 था आपका कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस मतलब जिले में हुआ था। तो झांसी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, इसीलिए ये। और देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 था कि मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। तो क्या हो जाएगा, कुफाड़। मथुरा कला जो थी ना वो कुफाड़ काल के दौरान अपने शीर्ष पे थी। और क्वेश्चन नंबर आपका 20 था
कि गुप्त काल का टेराकोटा, यानी टेराकोटा किसे कहा जाता है, पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरी गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कहाँ पे है, तो ये कानपुर, ठीक है, कानपुर में है। बहुत ही चर्चित मंदिर है भीतरी गांव मंदिर, ठीक है, कानपुर में है। और देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 था कि वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है, तो ये करवाया गया था रानी अहिल्याबाई के द्वारा। रानी अहिल्याबाई, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, लेकिन एमपी में ही इनकी मृत्यु हुई इंदौर में। तो चूंकि इंदौर में रहे हैं, मतलब हो सकता है इनका इंदौर में विवाह हुआ रहा हो, तो कहने का मतलब इंदौर में इनकी मृत्यु हुई थी, तो ये एमपी से संबंधित हैं। तो यही करवाई हैं विश्वनाथ मंदिर का निर्माण वाराणसी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 था आपका, 22 था कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद में सृजित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1975 में किया गया था। और क्वेश्चन नंबर आपका 23 था कि फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था, करें कि फर्रुखाबाद में, तो ये औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 24 था कि निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है, तो ये फैरा है, ठीक है, फैरा का किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 25 था आपका कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण। और क्वेश्चन नंबर आपका 26 था कि डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है, तो इसका आंसर होगा रेड डेटा बुक। आप लोग बहुत सुने भी होंगे, रेड डेटा बुक में जो है, जो संकटग्रस्त होते हैं उनको दर्ज किया जाता है रेड डेटा बुक, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आपका 27 था कि निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता, तो ये कोशिका भित्ति इसका आंसर हो जाएगा, कोशिका भित्ति पशु कोशिकाओं में नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 28 था आपका कि निम्न में से किस जाति यानी स्पीशीज में बाह्य निषेचन होता है, तो बाह्य निषेचन होता है मेढक में, ठीक है, किसमें होता है, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर 29 था आपका कि मानवों में आवाज द्वारा उत्पादित होती है, तो ये कंठ के द्वारा उत्पादित होती है, कंठ लैरिक्स, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, कंठ लैरिक्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 था आपका कि निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है, तो कपास की खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है आपकी काली मिट्टी। काली मिट्टी ज़्यादातर महाराष्ट्र वाले एरिया में पाई जाती है। और जो लैटेराइट मिट्टी होती है, इसमें अगर आप कहें तो लोहा, एल्युमिनियम, चूना, इन सब चीज़ की इसमें अधिकता होती है लैटेराइट मिट्टी में। लौह ऑक्साइड पाया जाता है लैटेराइट मिट्टी में। और देखिए इसमें खेती किसकी की जाती है, जैसे चाय कहवा के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है चाय, लैटेराइट मिट्टी चाय और कहवा के लिए। ये जैसे तमिलनाडु कर्नाटक वाला जो एरिया ना, केरल वाला, वहाँ पे पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी। और जलोढ़ मृदा जो होती है, जो ये क्या होती है ना, कि जो बहते हुए जल द्वारा, मतलब कहने का कि नदियाँ बहा करके इसको लेकर के आती हैं, जैसे कहने का मतलब जो गंगा नदी है, यमुना नदी है, जो ब्रह्मपुत्र हैं, तो ये बहा करके अपने साथ लाती हैं और कहीं पर फिर उसको बाद इकट्ठा कर देंगी, फिर उसको बाद तो वो जलोढ़ मिट्टी होती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। और लाल मिट्टी तो जान ही रहे हैं आप लोग। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 था आपका कि निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक यानी प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा गाय, ठीक है, क्या होगा, गाय। और क्वेश्चन नंबर 32 था आपका कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य, तो बॉक्साइट उत्पादक राज्य सबसे बड़ा उड़ीसा है भारत का। अगर कभी विश्व में पूछ दें विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य, तो वो आपका कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, विश्व में ऑस्ट्रेलिया है, भारत में उड़ीसा। और क्वेश्चन नंबर 33 था आपका कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है, तो उच्चतम गुणवत्ता का जो कोयला होता है वो एंथ्रेफाइट उच्चतम गुणवत्ता का होता है। पीट कोयला जो होता है ना, वो सबसे खराब क्वालिटी का होता है पीट वाला, और सबसे अच्छा क्वालिटी का एंथ्रेफाइट होता है। और क्वेश्चन नंबर 34 था आपका कि निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र
लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। तो ये चिक्का जो है ये लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। और क्वेश्चन नंबर आपका 35 था कि निम्न में से किस भारतीय वास्तुविद को सन 2018 का प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये उस समय करंट का क्वेश्चन है, तो बालकृष्ण दोषी को दिया गया था, जो कि अब शायद नहीं रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया था आपका करंट का, ये भी क्वेश्चन था कि अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ावा और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई। तो ये गंगा हरितमा नामक योजना थी। और क्वेश्चन नंबर आपका 37 था कि मार्च सन 2018 में निम्न में से किस वैश्विक नेता से अमेरिकी होलोकास्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया गया। तो ये आंग सान सूकी से लिया गया था। इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आंग सान सूकी जो कि म्यांमार की पहले ये राष्ट्रपति रही थी। तो आंग सान सूकी जब रोहिंग्या वाला घटना घटी थी ना, तो उसके बाद फिर इनसे जो है फिर वापस ले लिया गया था इनका नोबेल पुरस्कार भी। इनको नोबेल पुरस्कार 1991 के आसपास सम्मानित किया गया था आंग सान सूकी को। और क्वेश्चन नंबर आपका 38 था कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल खेल सन 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तो ये क्वेश्चन करंट का था, पूनम यादव को मिला था। और ये देखिए अब आ गया आपका हिंदी का क्वेश्चन। अब हिंदी हम लोग देखते हैं। देखिए पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 39 था कि संज्ञा का भेद नहीं है। तो अब इसको हम आप लोगों को ना पूरा करवा रहे हैं अच्छे से। तो देखिए संज्ञा के जो भेद होते हैं वो व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञा के 3 भेद हैं, लेकिन अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, उसमें आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, अब इसको पूरा करवाना पड़ेगा तो टाइम लग जाएगा। नहीं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, जैसे आपके गांधी जी, राम, श्याम, काशी, गंगा, इस तरीके का, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अब सारी संज्ञा हम करवाने में टाइम लग जाएगा। देख लीजिए एक बार आप लोग यहाँ से कि क्या होती है। यहाँ से देख सकते हैं कि जो पर्वतों के नाम होते हैं जैसे हिमालय, काराकोरम, अलकनंदा है ना, ये आपका जैसे पुस्तकों के नाम, ठीक है, ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम, तो ये सब आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। पूरा एक बार आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जैसे ना देखिए व्यक्तियों के नाम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। फिर उसके बाद जातिवाचक संज्ञा आपकी होती है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जैसे जातिवाचक संज्ञा से वस्तुओं अथवा व्यक्तियों की पूरी जाति का बोध होता है, जैसे पहाड़, नदी। तो पहाड़ कहेंगे ना तो सारी जितने भी पहाड़ हैं सब उसमें आ जाएंगे। फिर उसके बाद नदी कहेंगे तो जितनी भी नदियां हैं इसमें सब आ जाती हैं। तो ये नदी आपका जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम पर्टिकुलर किसी एक नदी का नाम लें जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, तो आपका वो फिर व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। लेकिन अगर हम नदी कहेंगे तो वो जातिवाचक में आ जाएगा। ऐसे होता है। तो ये आपका है, देख सकते हैं आप यहाँ से, ये आपका वस्तुओं के नाम। ठीक है, जैसे पुस्तक, कुर्सी, घर, ये सब आपका जातिवाचक में आएगा। तो यहाँ से आप लोग पूरा देख लीजिए। और फिर एक होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे आपका इसको बनाई भी जाता है, जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई जाएगी। कहने का मतलब जैसे लड़का है तो लड़का फिर लड़कपन अगर आप कर देंगे ना तो ये भाववाचक संज्ञा में हो जाएगा। बूढ़ा है, बूढ़ा से आप बुढ़ापा कर देंगे तो ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा ऐसे। और एक आपकी ये समूहवाचक संज्ञा होती है, जैसे कहने मतलब कि जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप कहेंगे अगर परिवार, सेना, तो इसमें समूह का बोध हो रहा है ना, सभा, तो ये सब समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगी। ठीक है, गुच्छा, झुंड, ये सब गिरोह, तो ये सब आपका क्या समूहवाचक संज्ञा है। एक होती है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है कि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि नाप तौल में आपके क्या आ जाएगा, लोहा, इसको आप नाप सकते हैं या तौल भी सकते हैं। ठीक है, चांदी, सोना, दूध को नापा जा सकता है, तेल, तो ये सब आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगी।
तो ये हो गया। अब इसमें जो ऑप्शन दिया था, अब हम लोग वहाँ चलते हैं। तो अब इसमें देखिए निजवाचक तो होता नहीं है, समूहवाचक होता है। समूहवाचक संज्ञा होती है लेकिन निजवाचक थोड़ी ना होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका था 40 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग इसमें वचन हो जाएगा। ये कैसे निकाला जाता है पुल्लिंग, जैसे आप बोलेंगे ना, बोल करके इसको आप निकालेंगे। जैसे हानि, तो हानि बहुत जैसे मेरा या मेरी शब्द भी लगा करके या अच्छा अच्छी शब्द लगा करके इसको निकाला जाता है। कि जैसे प्यास, तो प्यास अब बोल करके इसको आप निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आप कहेंगे कि मुझे प्यास बहुत तेज लगी है ना, ये तो कहेंगे नहीं कि बहुत तेज प्यास लगा है, ऐसा तो कहेंगे नहीं। या फिर आप कहेंगे कि जैसे हानि, तो हानि बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हानि हो गई है ना, लास्ट में क्या रहा है, गई। तो ऐसे आपको इसको निकालना पड़ता है। तो आप कर सकते हैं इस तरीके से इसको, कि मतलब कहाँ पे पुल्लिंग होगा, कहाँ पे स्त्रीलिंग होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 41 था कि फदाही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो फदाही बहुवचन में दर्पण, इसको हम दिखा रहे हैं आप लोगों को कौन कौन सा फदाही बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो देखिए जो फदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं ना, फदा बहुवचन में, जैसे प्राण, दर्पण, अक्षत, लोग, दाम, ओठ, आंसू, बजे, समाचार, भाग्य, होश, हिज्जे और पेड़, ये फदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। और देखिए प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग फदा एक वचन में होता है। प्रत्येक का और हर एक का प्रयोग जो है वो फदा एक वचन में होता है। तो इसको आप लोग जानते रहिएगा कि किसका फदा, कौन से फदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं और कौन जो है एक वचन में। फिर क्वेश्चन नंबर 42 था आपका कि हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। तो कह रहे हैं कि हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। जब किसी को कुछ दिया जाता है ना, तो वहाँ पर हमेशा संप्रदान आता है, संप्रदान कारक। अब कारक भी हम आप लोगों को करवा दे रहे हैं कि देखिए कारक क्या होते हैं कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारक 8 हैं। आपसे पूछा जा सकता है कारक कितने हैं, तो हिंदी में कारक 8 हैं। ठीक है, कारकों के बोध के लिए संज्ञा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियां कहते हैं। कुछ लोग इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। अब आपसे यहाँ से देखिए, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये है आपका कारक और इसकी विभक्तियां, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से या द्वारा, संप्रदान को, के लिए। फिर उसके बाद अपादान आता है से, संबंध में का, की, के, रारी, रे आता है, अधिकरण में में पर आता है, और संबोधन में हे, अरे, अजी, अहो ऐसे मिलता है। अब देखिए जो कर्ता कारक होता है, इसमें क्या होता है आपका कर्ता कारक ने। तो वाक्य में जो शब्द काम करने के अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे श्याम ने मिठाई खाई, तो यहाँ पे कौन मिठाई खा रहा है, श्याम ना, तो इसलिए ये कर्ता कारक है आपका। तो इसकी विभक्ति है ये ने, ये इसी से पहचान की जाती है। हालांकि वैसे भी आप जानिए कि श्याम ने मिठाई, कौन खा रहा है, श्याम, तो कर्ता कौन है, श्याम, तो आप निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद कर्म कारक क्या होता है, कर्म कारक की विभक्ति होती है को। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, इसकी विभक्ति को। अब देखिए इसको आप लोग कैसे उठवा करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए कि माँ ने बच्चे को फुलाया। तो यहाँ पे किसको फुला रही माँ, बच्चे को फुला रही है ना, बच्चे को। तो इसमें ज़्यादातर को विभक्ति देखने को मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह जहाँ आपको मिल जाए, हालांकि ज़्यादातर में 99% आपको मिलेगा, लेकिन एक आध जगह नहीं भी मिल सकता है अपवाद के तौर पे। लेकिन आप उसका रीजन जानिए ना, रीजन कि क्या है। तो माँ ने बच्चे को फुलाया, तो बच्चा, बच्चा यहाँ पे क्या है, ये आपका इस पे फल पड़ रहा है ना, फल किस पे पड़ रहा है, बच्चे पे, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मकारक हो जाएगा। अब देखिए इसको भी आप लोग देख सकते हैं कि मारना कर जब पीटना होता है तब कर्म के साथ विभक्ति लगती है। ठीक है, पर यदि अर्थ स्वीकार करना होता है तो विभक्ति नहीं लगती है। जैसे लोगों ने चोर को मारा, तो यहाँ पे आपको विभक्ति लग रहा है कि मतलब पीटना के सेंस में आ रहा है। लेकिन अगर जैसे शिकारी ने बाघ मारा तो उसको जान से मार दिया, तो यहाँ पे कोई विभक्ति नहीं लग रही है। तो ये करने का मतलब है। और देखिए संप्रदान कारक क्या होता है, संप्रदान कारक में को और के लिए
इसकी विभक्ति है को और के लिए संप्रदान की। इसमें क्या होता है कि जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के लिए के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, अगर जैसे क्या होता है इसमें कि इसमें किसी को कुछ दिया जाता है, ठीक है, कुछ दिया जाता है, इसका बोध कराने वाले शब्द संप्रदान कारक, या किसी के लिए कुछ किया जाए। तो अब उदाहरण से हम लोग देखते हैं, जैसे राम मोहन को रुपए देता है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, दिया जा रहा है ना, किसी को कुछ रुपए दे रहा है, तो रुपए दे रहा है। जब किसी को कुछ दिया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, भले आपको व्यक्ति लगी, लेकिन जब किसी को कुछ दिया जाता है तो आपका संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक में किसी को कुछ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैं यह मिठाई रमेश के लिए लाया, तो उसके लिए किसी के लिए ला रहा है ना, तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। और देखिए करण कारक क्या होता है, एक बार इसको भी आप लोग देख लीजिए। करण कारक, करण कारक में से और द्वारा आपको व्यक्ति देखने को मिलेगी। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है, करण का अर्थ है साधन। अब इसमें क्या होता है, आपको देखने को मिलेगा कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, यानी कि वृक्ष काटने का जो साधन है ना, इसमें प्रयोग हो रहा है कि कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से वृक्ष काटना, यानी कुल्हाड़ी ना रहे तो वृक्ष ना काट पाए। तो इस कुल्हाड़ी की वजह से इसमें आपको देखने को मिलेगा कौन सा, करण कारक में। ठीक है, इस तरीके का कि जैसे मैं कलम से चिट्ठी लिख रहा हूँ, अगर कलम ना रहे तो ना लिख पाए चिट्ठी, तो इसलिए इसमें इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो विभक्ति आपको फेफ या पहचान सकते हैं, या फिर इसमें साधन का प्रयोग होता है। ठीक है, साधन, जैसे कलम है तो इस तरीके से, जैसे रोमा ने चाकू से फल काटा, अगर चाकू ना रहे तो फल ना काट पाए, तो इसलिए करण कारक है। अपादान कारक में क्या होता है, इसमें संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसमें जो है ना अलगाव की प्राप्ति होगी आपको अपादान वाले में। जैसे कहने मतलब कि हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से अलग हो जा रही है ना गंगा, तो इसमें अलग होने का सेंस मिलता है अपादान वाले में। जैसे बिल्ली छत से कूदी, तो छत से अलग होने का सेंस है ना, तो अपादान में अलगाव आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद है आपका संबंध कारक। तो संबंध कारक में क्या होता है, इसकी जो विभक्ति, जैसे का की रारी रे आपको देखने को मिलता है संबंध कारक वाले में। इसमें क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसमें संबंध या लगाव प्रतीत होता है। जैसे कहने का मतलब कि वह कार मेरी है, तो इसमें कार से लगाव का सेंस मिला है ना, कि वह कार मेरी है। जैसे राम की किताब अच्छी है, तो इसमें आपको एक दो विभक्ति से भी आप पहचान सकते हैं इसमें, और उससे लगाव आपको देखने को मिल रहा है ना कि राम की किताब, तो राम का किताब से लगाव देखने को मिल रहा है आपको, तो इससे आपका संबंध कारक हो जाएगा इसमें। ठीक है, एक आपका अधिकरण कारक होता है, इसमें में और पर विभक्ति आपको देखने को मिलती है अधिकरण वाले में। और क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें क्या होगा ना कि जैसे घड़ी मेज पर रखी है, तो मेज के ऊपर रखी है, ठीक है, घड़ी मेज पर, तो आधार इसमें है ना कि घड़ी मेज पर रखी है। जैसे मोहन कमरे में है, माताजी घर में है, तो यहाँ पे इस तरीके का आपको मिलेगा वाक्य, तो आप पहचान सकते हैं आसानी से कि इसमें में और पर आपको विभक्ति देखने को मिल जाएगी। जैसे में, ठीक है, पर, तो आप विभक्ति से इसको पहचान सकते हैं अधिकरण कारक। और देखिए एक है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या होता है कि जैसे हे, अरे, अजी, अहो, ऐसा आपको देखने को मिलेगा संबोधन वाले में। जैसे संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। अब इसको आप लोग देख सकते हैं, जैसे हे भगवान, तो यहाँ पे क्या हो रहा है संबोधन कि हे भगवान, उसके बाद मेरी रक्षा कीजिए। चाहे अरे फूहन, ठीक है, इधर न जाना, इस तरीके के तो आप संबोधन वाला आसानी से पहचान सकते हैं, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 43 आपका था कि क्या आप घर भी जाएंगे, तो इसमें करें आप जो है रेखांकित पद है, क्या है ये, तो आप जो है ये सर्वनाम है। अब सर्वनाम क्या होता है इसको एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छे से। सर्वनाम आपके विकारी शब्द होते हैं, विकारी शब्द सर्वनाम। अब इसको एक बार आप लोग देखिए कि सर्वनाम जो है ना 11 टोटल सर्वनाम है। सर्वनामों की संख्या टोटल कितनी है, 11। कौन कौन से होते हैं, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये आपके सर्वनाम है। इनकी संख्या टोटल 11 है। अब देखिए सर्वनाम के भेद,
भेद इनके कितने होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन? अब यहाँ देखिए, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, फिर उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनामों के भेद हैं, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। अब इसमें से आपका जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, इसके 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। कौन कौन? एक होता है उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है, और मध्यम पुरुष में तू तुम आप आता है, और अन्य पुरुष में यह ये वह वे आता है। अब देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका निजवाचक सर्वनाम, यही आपका पूछा गया था उसमें, तो आप दिए थे ना, तो आप जो है ये निजवाचक सर्वनाम है। देख लीजिए आप लोग कि निश्चयवाचक में यह और वह होता है, अनिश्चयवाचक में कोई कुछ, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं, अनिश्चितता का दर्शाना कि कोई आया था, इस तरीके का कोई निश्चय है नहीं तो अनिश्चय हो जाएगा। संबंधवाचक में जो फो हो जाएगा आपका, प्रश्नवाचक में कौन क्या है, तो सिंपल ही है। अब इसको और अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके 3 भेद होते हैं। इसके 3 भेद हैं। एक होता है आपका उत्तम पुरुष, तो बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं और हम। मध्यम पुरुष में क्या होता है कि मध्यम पुरुष सर्वनाम, सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तू तुम आप। और जो अन्य पुरुष होता है, अन्य पुरुष सर्वनाम में अन्य जिसके संबंध में बात कही गई हो वह अन्य पुरुष है, जैसे यह ये वह वे, ये आपका अन्य पुरुष होता है। देखिए, विशेषण जो होता है ना, उसके 4 भेद होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि विशेषण के कितने भेद हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक होता है आपका गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा और संख्यावाचक विशेषण होता है। फिर होता है परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण पर हम एक वीडियो पूरा बना चुके हैं कंप्लीट, आरो के लिए बनाए थे, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं विशेषण। और देखिए, गुणवाचक विशेषण ये है आपका, क्या होता है कि जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार इनका पता चले गुणवाचक विशेषण में। जैसे कहने का मतलब कि आपको देखने को मिलेगा ना, भला, बुरा, उचित, अनुचित, तो ये गुण को दिखा रहा है ना, सच्चा, झूठा, तो ये आपका गुणवाचक विशेषण में आता है। और देखिए, ये आपको एक सर्वनामिक विशेषण होता है, सर्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण। जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी संज्ञा से पूर्व आते हैं अथवा संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसमें जैसे कहने मतलब ना, यह आदमी विश्वासी है, तो ये संज्ञा है आदमी, आदमी से पूर्व आ रहा है यह, तो इसके संकेत कर रहा है ना कि यह आदमी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सर्वनामिक विशेषण। यह क्या है? यह सर्वनाम है, तो यह सर्वनामिक, यह या वह, ठीक है, ये सर्वनाम है। तो नौकर, तो संज्ञा से पूर्व ये आ रहा है ना, तो ये सर्वनामिक विशेषण है, ये सर्वनामिक विशेषण होता है। देख लीजिए यहाँ से। अब जो संख्यावाचक विशेषण होता है, इसमें क्या होता है कि जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग, चाहे 30 दिन, 5 घोड़े, इस तरीके का। इसको आप लोग यहाँ से देख लीजिए। इसके जो भेद होते हैं ना, एक होता है आपका निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो जो निश्चित संख्यावाचक है, इसमें देखिए आपका यहाँ से खूब पूछा जाता है गणनावाचक विशेषण। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आपको इसमें मिल रहा है ना, जो गिनती शब्द हैं, ये गणनावाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण में क्या देखने को मिलेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे मिलेगा आपको। क्रम दर्शा रहा है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये क्रमवाचक विशेषण है। आवृत्तिवाचक में क्या होता है? दूना, तिगुना, चौगुना, तो आवृत्ति हो रही है ना, तो ये आवृत्तिवाचक हो गया आपका। फिर समुदायवाचक में क्या होता है? जैसे दोनों, तीनों, चारों, पाँचों, ऐसे देखने को मिलेगा आपको समुदायवाचक में। और जो प्रत्येक बोधक विशेषण होता है, इसमें आपको प्रत्येक, हर एक, ठीक है, 2, 2, सवा, ऐसे देखने को आपको मिलेगा प्रत्येक बोधक में। जैसे उदाहरण से आप लोग देख लीजिए कि 4 बालक जा रहे थे, तो यहाँ पे बालक की संख्या बता रहा है कि 4 बालक, तो यहाँ पे गणनावाचक हो जाएगा। यहाँ पे बता रहे हैं कि तीसरा आदमी कहाँ गया, तो तीसरा क्रम को दर्शा रहा है ना, तीसरा, तो ये क्रमवाचक हो जाएगा। जैसे वे दोनों, तो दोनों क्या है? समुदाय संबंधित है, तो ये समुदायवाचक हो जाएगा। ऐसे आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए थोड़ा सा कि गणनावाचक जो संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। एक होता है पूर्णांक बोधक विशेषण, एक होता है अपूर्णांक बोधक विशेषण। जैसे पाव, आध, पौन, ऐसे देखने को मिलेगा ना, तो ये अपूर्णांक बोधक विशेषण होता है। और देखिए यहाँ से ये आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की नाप, तौल या माप का बोध कराए उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं।
जैसे इसके दो भेद होते हैं, एक होता है निश्चित परिमाण बोधक और एक होता है अनिश्चित परिमाण बोधक। जैसे आपको मिलेगा ना कि थोड़ा भोजन करो या फिर कुछ आम लाओ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ अनिश्चित है ना, तो कुछ आम लाओ, तो यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक बोधक हो जाएगा। ऐसे आप इसको देख सकते हैं, ये परिमाण बोधक हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। कभी आप लोगों से अगर ये पूछ दें कि जो है विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण क्या होता है, तो ये भी देख लीजिए। विशेष विशेषण क्या होता है, जो विशेषण विशेष्य के पूर्व आए वह विशेष्य विशेषण कहलाता है। जैसे रमा सुशील कन्या है, तो ये कन्या क्या है, जो संज्ञा होता है ना वो विशेष्य है, तो संज्ञा कन्या है, तो कन्या से पहले आ रहा है सुशील, तो ये सुशील इसकी विशेषता बता रहा है ना कि कन्या कैसी सुशील है, तो ये यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, विशेष्य विशेषण हो जाएगा। और देखिए विधेय विशेषण में क्या होता है, विधेय विशेषण जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा कुत्ता काला है, तो अब यहाँ पे क्या है कि विशेष्य यानी कुत्ता और ये आपकी क्रिया है, फाय क्रिया ना है, तो इसके बीच में आ रहा है काला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा, विधेय विशेषण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 था आपका कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तो तद्भव क्या हो जाएगा यहाँ, कपूर, क्योंकि इसका तत्सम क्या होता है, कर्पूर होता है। जो कपूर है ना इसका तत्सम कर्पूर होता है। तो इसमें देखिए आप पहचान सकते हैं, जैसे छ है ना, इसमें छतरी वाला छ, वो ज़्यादातर तत्सम में आपको देखने को मिलेगा। मयूर, तो मयूर का मोर होता है, मोर तद्भव होता है। मयूर कहने का मतलब जो पहले के समय में संस्कृत के जो शब्द हैं जो तत्सम होते हैं क्या होते हैं, जो संस्कृत के शब्द हैं जिनको आज के समय में हिंदी में प्रयोग किया जाता है वो आपके तत्सम है। और जो थोड़ा परिवर्तन होकर के प्रयोग किए जाते हैं, जो संस्कृत के शब्द जैसे ऐसे थे कि जिनमें थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी में हम लोग यूज करते हैं, वो आपके तद्भव होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ मयूर, पहले हम लोग मयूर करते रहेंगे। जितना सिंप्लीफाई किया गया ना, जितना छोटा समटाइम्स आसानी से जो बोला जा सकने वाला है वो आपका तद्भव होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो जैसे कहने का मतलब ये आपका क्या है, मयूर, तो पहले हम लोग बोलते रहेंगे मयूर। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मोर, कोई मयूर बोलता है अब नहीं, हर कोई मोर बोलता है, तो सिंपल लोग यूज करते हैं, यानी तद्भव लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं तत्सम तद्भव में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 था आपका कि सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होता है। और क्वेश्चन नंबर आपका था 47 कि उत्थान शब्द का विलोम, उत्थान का विलोम क्या होता है, उत्थान का विलोम क्या होगा, पतन, तो सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर 48 था आपका कि देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देवता का पर्यायवाची कौन नहीं होगा, सुधाकर। क्यों, क्योंकि सुधाकर जो है ये तो चंद्रमा की पर्यायवाची है। सुधाकर किसकी पर्यायवाची है, चंद्रमा की, देवता की थोड़ी ना है। तो इस वजह से सुधाकर हो जाएगा इसका। ये यूपीपी का पेपर है, आप लोग बता दें, ये यूपीपी का रियल पेपर है, ठीक है। 2018-19 का पेपर है, ये पूछा गया पेपर, ये ना कोई सोचे मतलब वैसे ही हम करवा रहे हैं, पेपर जो पूछा गया वो क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 था आपका कि सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, जलज। तो जलद, इसमें देखिए जलद दे रहे हैं, फिर उसके बाद कमल, समुद्र, तो ये कहाँ कम्बिनेशन बन रहा है, तो यही हो जाएगा आपका डी वाला। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 50 था कि पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता। तो पत्र शब्द का अर्थ लेख, लेख नहीं होता। बाकी पत्ता, पंख, चिट्ठी, ये सब उसके अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक है। पत्र जो है उसके अनेकार्थी, पत्ता, पंख, चिट्ठी ये हो जाएंगे, लेकिन लेख नहीं होता है उसका अनेकार्थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 था आपका कि सदैव शब्द में संधि है। तो सदैव में कौन संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। अब अगर हम करवाएं तो पूरी संधि भी हम करवा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर डबल मात्रा देखने को मिल जाती है ना वो ज़्यादातर वृद्धि में होता है। अब करवाने लगेंगे पूरी संधि तो टाइम लग जाएगा काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 52 आपका पूछा गया था कि प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। तो प्रत्येक, इसमें कौन सा उपसर्ग है, प्रति, कैसे निकालेंगे आप लोग, जब भी उपसर्ग पूछे ना तो इसका संधि विच्छेद कर लिया करिए। तो जैसे प्रति धन एक मिल करके बना आपका प्रत्येक, है ना, इसमें कौन संधि हो जाएगी, प्रति, ई और उसके बाद ए आ रहा है ना, तो इसमें यण संधि हो जाएगी ना हमारे हिसाब से। तो इसमें देखिए क्या होगा, जब संधि विच्छेद आप करेंगे ना तो आपको निकल जाएगा कि प्रति, इसमें उपसर्ग लगा है तो प्रति धन एक से मिलकर बना, तो प्रत्येक में उपसर्ग क्या हो जाएगा, प्रति। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 53 था कि वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। तो वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय लगा है, इक प्रत्यय है, क्योंकि देखिए यहाँ छोटी की मात्रा है ना, तो इसलिए आप छोटी ही लेंगे, बड़ी नहीं लेंगे। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे न पर छोटी की मात्रा है तो इसलिए इक लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वैज्ञानिक शब्दों में प्रत्यय कौन सा होगा, इक। और देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 54 था कि बहुत दिनों बाद दिखना। बहुत दिनों बाद दिखना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ईद का चाँद होना है, तो लोग बोलते हैं ईद का चाँद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखना, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 55 था आपका कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो कहीं ठौर ठिकाना ना होना, ठीक है, ये तो सिंपल ही है। और देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 56 था कि निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य छांटिए। करें कि कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं, तो जाहिर सी बात है यही अशुद्ध है। एक तो पहली बात क्यों अशुद्ध है, क्योंकि अनेकों नहीं हो सकता। देखिए अनेकों क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अनेक जो है वो खुद ही बहुवचन है, अनेक, तो उसमें उसको फिर अनेकों करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अनेक ही अपने आप में मतलब बहुवचन है एक तरफ से, तो उसको अनेकों की आवश्यकता नहीं है कि कृष्णा जी के अनेकों नाम है, ठीक है। ये एफआई वाले पेपर में हमारे शिफ्ट में इसको पूछा गया था, तो यही यही क्वेश्चन, हालांकि यहाँ नाम केवल भले चेंज रहा हो लेकिन लगभग फंटे में पूरा यही था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 57 कि सद्भावना शब्द में समास है। सद्भावना शब्द में समास कौन सा होगा, इसमें देखिए अव्ययी भाव समास। अगर हम समास कराएं आप लोगों को तो वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा, नहीं तो हम करा देते हैं। सद्भावना, इसमें देखिए अव्ययी में क्या होता है ना कि आपको अव्यय पहले देखने को मिल जाएगा, अभी दिखा भी दे रहे हैं थोड़ा सा। देखिए समास, समास का अर्थ है संक्षिप्त, ठीक है। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे समास, समास कुल 6 भेद हैं आपके। एक होता है आपका अव्ययी भाव समास, फिर उसके बाद तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब अव्ययी भाव में क्या होता है, अभी यही मिल रहा था ना हम लोग को अव्ययी वाला। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद पूर्व पद, ठीक है, अव्यय हो तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अर्थात इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है, ठीक है, अव्ययी भाव समास में। अब देखिए इसको आप लोग कैसे पहचानेंगे, इस समास का पहला पद उपसर्ग आदि जाति का, ठीक है, अव्यय होता है और वही प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। जैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा ना, तो ये आपका पूर्व पद है, फिर उत्तर पद, तो आ धन जन्म मिलकर बनता है आजन्म, ठीक है। प्रति धन एक मिलकर बनता है प्रत्येक, तो ये सब अव्ययी भाव के हैं। भर धन पेट भर पेट, ये अव्ययी भाव समास के सब उदाहरण हैं। आपको देखिए जैसे व्यर्थ, तो इसका मतलब बिना अर्थ के, तो जहाँ पे अव्यय पहले मिल जाएगा ना वो आपका अव्ययी भाव समास होता है, इससे पहले अव्यय लगा होता है, ठीक है। तो एक होता है आपका, जैसे एक होता है आपका उत्तर पद और एक होता है पूर्व पद, तो जो पूर्व पद होता है वही अव्यय होता है, पूर्व पद ही अव्यय होता है इसमें। और तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास का अंतिम पद जो है वो प्रधान होता है। कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। जैसे कहने का मतलब कि आपको मिलेगा कि स्वर्ग प्राप्त, तो इसको बीच में विभक्ति लगती है, स्वर्ग को प्राप्त, इसको आप ऐसे जब मिलेगा ना आफातीत, तो आफा को अतीत, ठीक है, आप कर पाएंगे इसको। जैसे मुंह तोड़, तो मुंह को तोड़ने वाला, इसमें बीच में विभक्ति आ जाती है तत्पुरुष वाले में, ठीक है, तत्पुरुष समास, तो आप इसे पहचान सकते हैं तत्पुरुष समास। और द्विगु समास में क्या होता है, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक तथा अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। जैसे चार पाई, तो चार पाई का समाहार, इसमें क्या होता है कि देखिए चार इसमें मिला ना, तो प्रथम पद करा ना कि प्रथम पद संख्यावाचक होता है और अंतिम पद क्या होता है, संज्ञा होता है। जैसे पंचवटी, तो 5 वटों का समाहार, वट मतलब क्या होता है, वृक्ष, तो 5 5 ये संख्या है और वट मतलब वृक्ष, तो 5 वटों का समाहार, यानी कि प्रथम पद आपको संख्या देखने को मिलेगा, प्रथम पद जो है संख्या और अंतिम पद क्या है, देखिए जो प्रथम पद है वो तो संख्यावाचक है और अंतिम पद इसमें संज्ञा होता है, ठीक है। ऐसे आप द्विगु वाले को मतलब पहचान सकते हैं। और कर्मधारय में क्या होता है, कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष अथवा संज्ञा होता है, ठीक है। कर्मधारय में देखिए
इस समास में एक शब्द उपमान और दूसरा उपमेय होता है तब भी कर्मधारय समास होता है। अब उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, इसको आप लोग देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी पूछ देते हैं उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं, अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो। और उपमान होता है जिससे किसी की उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं, ठीक है। जैसे मुख चंद्र, तो मुख चंद्र यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आपका मुख क्या है, उपमेय है, और चंद्र क्या है, उपमान है। क्योंकि उपमान में कह रहे हैं कि जिससे किसी की उपमा दी जाए, तो चंद्रमा से उपमा दी जा रही है ना मुख की, तो चंद्रमा से मुख की उपमा दी जा रही है कि मुख क्या है, एक तरफ से चंद्रमा के समान है, तो मतलब चंद्रमा की उपमा दी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका उपमान है और ये आपका उपमेय है, तो इसको जानते रहिए, क्योंकि पूछ देते हैं उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है कभी कभी। तो अब हम लोग देखते हैं आगे, बहुब्रीहि समास भी देख लीजिए आप लोग। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। बहुब्रीहि समास के 4 भेद हैं, तो भेद से आपको मतलब नहीं है, उदाहरण देख लीजिए। जैसे बहुब्रीहि में आपको देखने को मिलेगा ना पीताम्बर, तो पीत है अंबर जिसका, ठीक है, इस तरीके का मिलेगा। पीताम्बर यानी पीत है अंबर जिसका। चतुर्भुज, तो इसका अर्थ क्या निकल जाएगा, पीत है अंबर जिसका मतलब श्री कृष्ण भगवान या फिर विष्णु भगवान, ठीक है, उन्हीं का तो वस्त्र होता है पीला। या फिर चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात कौन, विष्णु भगवान है, ब्रह्मा जी। तो जब इसका कोई तीसरा अर्थ निकलने लगता है ना, तब वहां पे आपका बहुब्रीहि होता है, मतलब इसमें कोई भी प्रधान नहीं होता, उसका तीसरा अर्थ निकलने लगता है। जैसे लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, यानी कौन, गणेश भगवान, इस तरीके। दफानन, तो दफ है मुख जिसके, यानी कि कौन, रावण। तो ये आपका बहुब्रीहि होता है। एक और आपका बच रहा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास के 3 भेद हैं, ठीक है। तो भेद से बहुत मतलब नहीं है, इसमें बस इतना जानते रहिए कि द्वंद्व में दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जैसे कहने का मतलब कि वह द्वंद्व, देखिए यहाँ पे जैसे भाई बहन, तो भाई बहन, भाई और बहन है ना, इसमें दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। माता पिता, माता और पिता। जैसे रात दिन, गाय बैल, तो इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं आपके द्वंद्व समास में। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 58 कि मुदित मनोहर मानस देखा, ठीक है, पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें देखिए, इसमें वर्णों की आवृत्ति हो रही है ना बार बार, म, ठीक है, तो वर्णों बार बार आवृत्ति हो रही है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार होगा। अब इसको आप लोग देख लीजिए एक बार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति का अर्थ है कि किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना, ठीक है, किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना, तो यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कहने का मतलब कि मुदित महीपत मंदिर आए, तो म की आवृत्ति हो रही है ना बार बार, तो यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे सेवक फची फुमंत बुलाए, तो फ की आवृत्ति हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है कि जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ दे, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कहने का मतलब कि फजना है मुझे फजना के लिए, तो अब यहाँ पर तो फजना का मतलब कि फजने से है कि खुद मतलब कोई औरत करे कि मैं फजना है, लेकिन यहाँ कर रहा है कि फजना के लिए, तो फजना मतलब क्या, अपने एक तरफ से पति का फेम आ जा रहा है ना, यहाँ की पति के लिए हमें फजना है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जहाँ, देखिए कर रहे हैं कि जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ दे, वहाँ आपका यमक अलंकार होता है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कोई शब्द एक से अधिक बार आए तो 2 बार आ गया, और दोनों जगह अर्थ अलग अलग है ना, यहाँ पे अर्थ अलग निकलना है, यहाँ पे अर्थ अलग निकलना है, तो इसलिए यहाँ पे आपका यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। जैसे कहने का मतलब यहाँ और भी उदाहरण देख लीजिए कि आपका 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, तो यहाँ पे 3 बेर का मतलब कि बेर मतलब जो बैर होती है ना, बैर गांव में कहते हैं बैर, तो बेर यानी 3 बेर खाती थी, और वे 3 बेर खाती है मतलब 3 बार खाती है, 3 बार खाने का मतलब कि सेंस है। तो इस वजह से मतलब 2 बार आ रहा है और अर्थ क्या है, अलग अलग है, प्रत्येक स्थान पर इसका क्या है, अर्थ अलग अलग निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, ये आपको सीधे यही दे करके उदाहरण पूछ लेते हैं कि काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है, तो इस घटा का अर्थ अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, यमक अलंकार है। एक बार आप लोग फ्लेश भी थोड़ा सा देख लीजिए। फ्लेश अलंकार क्या होता है, जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ फ्लेश अलंकार होता है। फ्लेश का अर्थ है चिपका हुआ। जैसे कहने का मतलब
कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी फफूंद, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, तो यहाँ पे जो पानी शब्द है ना, इसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। जैसे पानी का मतलब है कि मोती के साथ कांति, फिर मनुष्य के साथ इज्जत, चूने के साथ जल, तो इसका पानी का 3 अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। और उपमा अलंकार क्या होता है, इसको भी देख लीजिए आप लोग। दो वस्तुओं में समान अर्थ के प्रति प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। उपमा का अर्थ है समता, तुलना या बराबरी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको उपमेय और उपमान जानना चाहिए, क्योंकि कभी कोई पूछ देते हैं उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। तो जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो उसे हम उपमेय कहते हैं। जिससे उपमा दी जाए उसको हम क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। इसमें देखिए जो आपको ना समतावाचक शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे आपको ज़्यादातर, इसमें एक तरफ से तुलना की जाती है। जो उपमा अलंकार होता है उसमें आपको तुलना देखने को मिलेगी। जैसे क्या है कि समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है, तो उपमा में क्या होता है कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु से ना तुलना की जाती है। आपको वाचक शब्द देखने को मिलेगा, जैसे फम, फा, फी, सदृश, इस तरीके का आपको वाचक शब्द इसमें देखने को मिलता है उपमा अलंकार में। जैसे राम का मुख कमल के समान सुंदर है। तो अब यहाँ पे क्या है कि राम के मुख की जो है एक तरफ से क्या हो रही है, तुलना की जा रही है ना, कि कमल के समान सुंदर, राम का मुख किसके, कमल के समान सुंदर, तुलना की जा रही है ना दोनों में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए उपमान क्या होगा कि जिससे उपमा दी जाए, तो इस कमल से उपमा दी जा रही है ना, कि राम के मुख की, कि कमल से उपमा दी जा रही, तो यहाँ पे कमल क्या होगा, ये उपमान होगा, ठीक है। और ये क्या होता है कि जिसका वर्णन हो, तो इसमें वर्णन किसका रहा है, मुख का, तो मुख क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए उपमेय का मतलब होता है कि जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो, तो वर्णन किसका हो रहा है, राम के मुख का हो रहा है, तो इसलिए ये उपमेय है यहाँ पे, ठीक है। और रूपक अलंकार क्या होता है, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए। रूपक अलंकार यहाँ से इसमें क्या होता है, वाचक पद का लोप होता है। जो रूपक अलंकार होता है ना, इसमें वाचक पद का आपको लोप देखने को मिलेगा ज़्यादातर। जैसे कहने का मतलब कि, और क्या होता है कि उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है इसमें, और उपमेय का भी साथ साथ वर्णन। जैसे कहने का मतलब देखिए यहाँ पे देख लीजिए उदाहरण कि चरण कमल बंधव हरिराय, तो इसमें वाचक पद का लोप होता है, यहाँ डेफ मिला ना। जैसे मुख चंद्र है, तो यहाँ पे वाचक पद का लोप है, ठीक है। तो मुख चंद्र है, मुख को ही चंद्र कह दिया जा रहा है कि मुख ही चंद्र है, तो एक तरफ से जो उपमेय है उसको उपमान का रूप दे दिया गया कि मुख चंद्र है, मतलब मुख को ही चंद्र कह दिया जा रहा है कि मुख चंद्र है, तो उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है इसमें, ठीक है, किसमें, रूपक में। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें देखिए आपको उत्प्रेक्षा वाले में ना वाचक पद का प्रयोग मिलेगा आपको, जैसे मानो, मानहु, मनहु, मन, जानो, जानहु, इस तरीके का वाचक पद आपको उत्प्रेक्षा में देखने को मिलेगा। तो उत्प्रेक्षा के 3 भेद होते हैं, हालांकि उससे मतलब नहीं है आपसे। जैसे कहने का मतलब यहाँ उदाहरण देख लिए कि फूले का फकल मैछाई, जनु बरफा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, तो यहाँ पे जो जनु है ना, ये वाचक आपको क्या है, वाचक पद देखने को मिल रहा है, तो इसे आप पहचान सकते हैं कि यहाँ क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 59 था आपका कि वीर रस का अस्थाई भाव, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है, ठीक है। और रति श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का है। और ये फोक जो है ये करुण रस का है। क्रोध किसका हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा आपका रौद्र रस का, रौद्र रस का आपका अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि दामिनी, तो इसमें कह रहे हैं कि पंक्तियों में कौन सा छंद है, छंद, तो इसमें चौपाई है। कैसे पता चलेगा चौपाई है, तो इसको आपको काउंट करना पड़ता है। तो इसको आप काउंट करेंगे ना, तो देखिए द पर आठ मात्रा लगी है, तो यहाँ पे गुरु है, और जब छोटी की मात्रा लगी तो उसको लघु यानी एक काउंट किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे 9 पे छोटी की मात्रा ना, तो एक काउंट करेंगे आप, तो यानी 2, 1, 3, 1, 4, फिर उसके बाद 5, 6, 7, ठीक, 8, फिर उसके बाद यहाँ बड़ी की मात्रा है तो दो आप काउंट करेंगे, 8, 2, 10, फिर उसके बाद 11, 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए म पाक मात्रा है ना, तो आप 2 काउंट करेंगे, तो 12, 2 कितना हो गया, 14। फिर यहाँ यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो 2 काउंट करेंगे आप, यानी गुरु, तो कितना हो गया, 16, यानी 16 मात्रा है। तो जब 16 मात्राएं किसमें होती हैं, 16 मात्राएं चौपाई में होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ये चौपाई है। उसके बाद देखिए और आपका ये है आपका, देखिए दोहा, कभी कभी पूछ देते हैं कि दोहा का उल्टा क्या होता है, फोरठा होता है। दोहा का उल्टा फोरठा होता है। दोहा में आपकी
13 और 11 मात्रा होती है, फुरोठा में 11 13 हो जाएगी, तो ये इसका उल्टा होता है, दोहा का फुरोठा। क्वेश्चन नंबर आपका 61 था कि निम्नलिखित में से भाववाची का उदाहरण कौन सा है। भाववाची का कह रहे हैं कि फैला से खाया नहीं जाता, तो भाववाची में ना आपको निगेटिविटी देखने को मिलेगी, जहाँ भी नहीं कि इसे मतलब कुछ किया नहीं जाता, ठीक है, चला नहीं जाता, ठीक है, तो इस तरीके का आपको मतलब सेंस मिलेगा भाववाची में। तो फीला से खाया नहीं जाता, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाववाची का ही उदाहरण है आपका। और क्वेश्चन नंबर आपका 62 था कि नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है। तो इसमें उद्धरण चिन्ह है, यही इन्वर्टेड कामा है ना, इंग्लिश में इसे इन्वर्टेड कामा कहते हैं, यही हिंदी में उद्धरण चिन्ह है। आप लोग सुने होंगे इंग्लिश में कि ही फेड, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कामा, ठीक है, इस तरीके का था ना, तो इन्वर्टेड कामा यही आपका उद्धरण चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह। तो ये हो गया आपका। और देखिए ये जितने चिन्ह हैं एक बार आप लोग देख सकते हैं, चिन्ह दिखा दें आप लोगों को। ये देखिए ये आपका अल्प विराम, अगर नीचे ऐसे कामा लगा होता है तो ये अल्प विराम का चिन्ह है। अर्ध विराम में क्या होता है कि ऐसे कामा ऊपर एक ठो बिंदी लगी होती है, तो ये आपका अर्ध विराम हो जाता है। पूर्ण विराम आप लोग जानते ही हैं, विस्मयाद में विस्मय जो होता है आपको ऐसे आपको देखने मिल जाएगा, एक पटपाई नीचे बिंदी होती है इसमें। और देखिए प्रश्नवाचक आप लोग जानते ही हैं। योजक चिन्ह जो होता है आपको डैश ऐसे देखने को मिलेगा, निर्देशक वाले में और बड़ा होता है, और रेखांकन में नीचे नीचे अंडरलाइन की जाती खूब बड़ी सी, तो रेखांकन होता है, रेखांकन चिन्ह, ठीक है। और देखिए ये आपका तुल्यता सूचक, तुल्यता सूचक जो होता है बराबर जो करते हैं आप लोग, तो वही आपका तुल्यता सूचक है। ये आपका जैसे ये ऊपर भी एक लाइन है, तो ये आपका तुल्यता सूचक है। और अपूर्ण विराम में क्या होता है कि दो डैश जो है अपूर्ण विराम, या इसे न्यून विराम भी कहा जाता है, न्यून विराम, अपूर्ण विराम या न्यून विराम, ठीक है। तो नीचे ऊपर दो मतलब डैश है, तो ये आपका अपूर्ण विराम का चिन्ह है। और विवरण चिन्ह में क्या होता है, विवरण चिन्ह, ये आपका विवरण चिन्ह है, ठीक है। और उद्धरण में क्या होता है, उद्धरण में देखिए यही है आपका उद्धरण चिन्ह जो पूछा गया था, इसी को आप लोग इंग्लिश में नोटेड कामा कहते हैं ना, नोटेड कामा में करके, तो ये आपका उद्धरण चिन्ह, ठीक है, उद्धरण चिन्ह यही पूछा गया था आपका उद्धरण चिन्ह। और देखिए इधर भी देख लीजिए, ये आपका है उद्धरण चिन्ह, ठीक है। और देखिए ये आपका त्रुटि विराम, त्रुटि विराम में हंस पद ऐसे नीचे डैश करके, नहीं कहीं त्रुटि हो जाती है नीचे डैश करके आप लोग ऐसे लिखते हैं, तो ये आपका ये त्रुटि विराम, या फिर इसे हंस पद भी कहा जाता है, हंस पद। और लाघव चिन्ह क्या होता है, लाघव तो जैसे कहने मतलब आप लोग जब लिखते हैं ना, जैसे PTI, तो इस तरीके का एक यहाँ पे 0 0 बनाया जाता है ना, गोल गोल गोल, तो ये आपका लाघव चिन्ह होता है, लाघव चिन्ह, ठीक है। और लोप चिन्ह, लोप विराम क्या होता है कि फिर डट 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 कर दिया जाए, तो ये आपका लोप विराम होता है। क्वेश्चन नंबर 63 था आपका कि वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद, कह रहे हैं कि वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद क्या होगा। तो इसमें अव्यय क्या है, नहीं, नहीं यहाँ पे अव्यय हो जाएगा। अब करवाने लगे अगर हम अव्यय भी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो हम करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 था आपका कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, क्रिया, क्रिया तो इसमें रहा ना री, तो क्रिया में आपका री की मात्रा का उपयोग हुआ है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 था आपका कि देखिए ये था बड़ा फ का उच्चारण शब्द है, ठीक है, उच्चारण स्थान क्या है, बड़ा फ का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। इसको हम दिखा दें क्या आप लोगों को, ये देखिए जैसे यहाँ देख लीजिए दीर्घ स्वर क्या होता है, बड़ा, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देंगे बड़ी किससे किससे मिलकर बनी है, तो इस तरीके से आप लोग जानते रहिए कि कौन कौन से दीर्घ स्वर हैं। और अभी आगे उसको भी दिखा रहे हैं जो बड़ा स्वर पूछा गया था। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, यहाँ से देख लीजिए आप लोग, संयुक्त स्वर क्या होते हैं, जैसे ए ऐ ओ और औ, तो यहाँ से आपका पूछा जाता है कि ए जो है ये किससे मिलकर बना है, तो अ और छोटी से मिलकर बनता है ए, ऐ जो होता है अ और ए से मिल करके बनता है ऐ, ठीक है। तो यहाँ से पूछ लिया जाता है कि किससे मिल करके बना है और कौन सी संयुक्त स्वर है, तो ये आपका संयुक्त स्वर है। फिर उसके बाद व्यंजन, व्यंजन देखिए व्यंजन कह रहे हैं कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं उनको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 33, ठीक है, 33 इनकी टोटल संख्या है। अब इसमें देखिए इसमें क्या होता है, स्वर, यानी ये आपके स्वर हो गए। अब देखिए कंठ, कंठ वर्ग में कौन कौन सा आता है, कंठ वर्ग में आपका
यहाँ से देखिए इसको याद कर लिए, कंठ वर्ग में आपका क वाला आ जाएगा, फिर तालु में आपका छ ज यहाँ आ जाएगा। अच्छा भूल जाता है ना, हम याद कैसे किए हैं, तालु, तालु मतलब चालू, ऐसे हम कर लिए हैं कि तालु मतलब चालू यानी च से शुरू होगा, ठीक है। तो तालु वाले में चालू यानी च से शुरू होगा, यानी छ यहाँ ये आ जाए हो जाएगा आपका। मूर्धा वाले में आ जाएगा ट ठ ड ढ अड़, ठीक है, ट ठ ड ढ अड़, ये आपका मूर्धा में आ जाएगा, ठीक है, मूर्धा। और दंत में क्या होगा, त थ द ध न, त थ द ध न, ये आपका क्या जाएगा, दंत में आ जाएगा, दंत। तो दंत लास्ट में आ रहा है त ना, तो त से यहाँ शुरुआत होगी, तो लास्ट में आ रहा है त, तो त से शुरुआत होगी यानी त थ द ध न। और उसके बाद है आपका जो ओष्ठ, ओष्ठ में आपका प फ ब भ म, इसको आप बोलेंगे ना तो आपका समझ में आ जाएगा। प तो आप बोलेंगे तो ओठ का प्रयोग होगा इसमें, तो इसलिए प फ ब म आपका क्या हो जाएगा, ओष्ठ में आ जाएगा। जब इसको बोलेंगे तो उसमें आपका इस तरीके बोलने से ही ये निकलता है। तालु आप बोलेंगे तो उसका आपका तालु उसे अपस्पर्श करेगा वो, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है अपस्पर्श व्यंजन, ठीक है, अपस्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। ये पूछा जाता है कि अपस्पर्श व्यंजन कितने हैं, टोटल 25 हैं, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पूरा ये भी आप लोग देख लीजिए, अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, यर लव ये अंतःस्थ व्यंजन है। उष्म व्यंजन क्या होते हैं, बड़ा फ, मूर्धन्य फ, छोटा फ और ह, मतलब इनको बोलने में थोड़ा सा ना मुंह से हवा ज़्यादा निकलती है, तो ये उष्म में आ जाते हैं, ठीक है, ये आपके उष्म व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन क्या है, छ, त्र, ज्ञ और फ्र। तो जो छ है क और फ से मिलकर बनता है, ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये आपका क और फ से मिलकर बनता है छ। त्र आपका त और र से मिलकर बनता है त्र, तो इसलिए ये चार जो हैं ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन क्या होते हैं, ड और ढ, ड और ढ ये आपके द्विगुण व्यंजन या फिर क्षिप्त व्यंजन है, इन्हें द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन कहा जाता है। अनुस्वार क्या होता है, ये एक बिंदी आपका अनुस्वार है, विसर्ग आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। अब देखिए ये अल्प प्राण, महाप्राण पूरा आप लोग देख लीजिए। अल्प प्राण में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो है, और अंतःस्थ व्यंजन जो यर लव होते हैं ये आपके अल्प प्राण कहलाते हैं। 1 3 5 प्लस अंतःस्थ व्यंजन यर लव ये आपके अल्प प्राण होते हैं। हम कैसे याद किए हैं, तो 1 3 5 वैसे आप बना लीजिए ना अल्प प्राण, तो 1 3 5 आपका अंतःस्थ व्यंजन ये आपके अल्प प्राण है। महाप्राण में कौन हो जाएंगे, 2 और 4, ठीक है। महाप्राण में क्या होता है आपका, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और प्लस उष्म व्यंजन जो है ये आपके महाप्राण कहलाते हैं, उष्म व्यंजन, ठीक है। बड़ा फ, मूर्धन्य फ, छोटा फ, उष्म व्यंजन भी इसमें महाप्राण में आ जाता है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। बाकी जो पूछा गया था आपसे क्वेश्चन, वो देखिए घोष क्या होते हैं या घोष क्या होते हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। घोष में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद किए हैं कि जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा नंबर पर आने वाले को घोषित कर दिया गया, यानी विजयी घोषित कर दिया गया, और जो पहला दूसरा था आने वाला उसे अघोषित कर दिया गया, तो मतलब उल्टा किया गया। तो ऐसे करके हम याद कर लिए तरीका कि जो तीसरा, चौथा, पांचवा आया था उसको घोषित कर दिया गया कि तुम विजयी हो, और जो पहला दूसरा आया था उसको अघोषित कर दिया गया कि तुम मतलब विजयी नहीं हो। तो ऐसे करके हम याद कर लिए, यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा आपका घोष हो जाएगा, घोष और फघोष, घोष या फघोष एक ही होता है, और प्लस उसमें अंतःस्थ व्यंजन आ जाते हैं, और ह ये आपका। तो ऐसे करके रिलेट के लिए कि यर लव आसानी बोला जाता है, यानी कि इनको घोषित कर दिया गया कि यर लव आसानी बोले जा सकते हो, तो तुम्हें हम घोषित कर दे रहे हैं, तो यर लव आपका घोष में आ जाएगा, और ह, ठीक है। ऐसे करके तरीका बना लीजिए ताकि याद हो जाए। और अघोष में आपका क्या हो जाएगा, तो बड़ा फ, मूर्धन्य फ, छोटा फ बोलने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो इनको अघोषित कर दिया गया कि तुम लोग अघोषित हो, मतलब बोलने में तुमको दिक्कत होती है, तुम लोग अघोषित कर दिए गए हो। तो ऐसे करके आप रिलेट कर लिए, तो ये क्या है, बड़ा फ, मूर्धन्य फ, छोटा फ अघोष में आते हैं। उसके बाद संयुक्त व्यंजन क्या होता है, ये भी देख लीजिए, छ, त्र, ज्ञ और फ्र ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। यहाँ से आप लोग ये भी देख सकते हैं। अर्धस्वर क्या होता है, य और वो आपके अर्धस्वर होते हैं संघर्षी व्यंजन में, इनको बोलने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, तो इनमें संघर्षी व्यंजन, बड़ा फ, मूर्धन्य फ, छोटा फ संघर्षी। अपस्पर्श संघर्षी में क्या होते हैं, च, छ, ज, झ ये आपके अपस्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, ल जो होता है पार्श्विक है, और जो प्रकंपित व्यंजन या फिर लुंठित व्यंजन जिसे कहते हैं ये र है आपका, र से बन जाएगा रफी, और रफी को लुंठित करके बनाया जाता है ना, लुड़ेर करके कर सकते हैं आप, तो लुंठित हो जाएगा आपका र, फिर बना लीजिए रफी, तो लुंठित व्यंजन र आपका है, र आपका क्या हो जाएगा, लुंठित व्यंजन हो जाएगा। ऐसे करके आप याद कर लिए। पंचमाक्षर क्या होते हैं, तो ये आपके पंचमाक्षर हैं, ठीक है, पंचमाक्षर हैं। तो वो वाला क्वेश्चन हम करवा चुके हैं ना आप लोगों को। आगत वर्ण क्या होते हैं देख लीजिए, ज और फ ये आगत वर्ण होते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए कंठ में क्या क्या आपका आता है, क वर्ग प्लस अ आ प्लस विसर्ग प्लस ह, ये आपका कंठ वर्ग में आता है। तालव्य यही आपको पूछा गया था, तालु, ठीक है, तो तालु और जीभ के स्पर्श बोले जाने वाले को
कहा जाता है। इसमें तालु मतलब चालू आप कर लीजिए, यानी च च से शुरू होगा तो च वर्ग प्लस ई, ठीक है, ई और य और फ, तो यही वाला बड़ा फ आपसे पूछा गया था। तो ये क्या है, तालब्य यानी कि तालु, उसे हो जाएगा आपका संबंध, ठीक है, यही बड़ा फ आपका पूछा गया था। और मूर्धन्य में आपका क्या आ जाएगा, तो ट वर्ग आ जाएगा, री, और ये आपका मूर्धन्य में आता है। एक बार आप लोग इसको भी देख सकते हैं, दंत में क्या आएगा, त वर्ग प्लस ल फ से बन जाएगा लफ लफ ना, तो दांत में कुछ मतलब फंस गया, लफ लफ करके आप रिलेट कर लीजिए इसे, तो दंत हो जाएगा, ल और फ आपका दंत में आ जाता है। उसके बाद आपका ओष्ठ में प वर्ग आ जाएगा। आप बोलेंगे तो आपको ओठ, जब इनको ना प वर्ग वाले को, तो ओठ का आपको यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए ओष्ठ में आते हैं ऊ और ऊ। अब बोलिए, देखिए ओठ का आपका यूज होगा, तो इसलिए ओष्ठ व्यंजन आ जाएंगे, ओष्ठ में आ जाएंगे, ठीक है, ओष्ठ व्यंजन नहीं, ओष्ठ वर्ग में आ जाएंगे आपका, अरे मतलब ओष्ठ में आते हैं ऊ और ऊ, ठीक है। और देखिए ये आपका कंठ तालव्य पूछा जाता है, ए और ए दे देंगे तो कह देंगे कैसा है, तो ये कंठ तालव्य है, ठीक है, कंठ और तालु के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण है, तो इन्हें कंठ तालव्य कहा जाता है। कंठोष्ठ क्या होता है, ओ और औ, ये आपका कंठोष्ठ है, ठीक है, कंठ कंठ और कंठ द्वारा जीभ और ओठों के कुछ स्पर्श से, तो ये आपका कंठोष्ठ है, देख लीजिए आप लोग जल्दी से। और दंतोष्ठ में क्या होता है, व ये पूछा गया है, व आपको दे देंगे, कह देंगे क्या है, तो ये दंतोष्ठ में आता है व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 था कि कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है, तो देखिए इसमें हो जाएगा मातृभूमि। इसमें देखिए मात्र तो होगा ही, क्योंकि त्र जो है त और र से मिलकर बनता है, तो इसलिए त्र तो होगा ही। मूर्धा बोल रहे हैं तो उड़न द्वारा इसमें आ ही रहा है, क्रम क्र तो इसमें भी आ जा रहा है, तो मातृभूमि, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मातृभूमि। और फिर उसके बाद आपको गद्यांश दिया गया था, इस तरीके का पूरा गद्यांश था, इसे आपको आंसर करना था, देख लीजिए ये आपका गद्यांश, ठीक है, गद्यांश पूरा, और इससे आपको आंसर करना था। बहुत ही सिंपल गद्यांश था, आप एक बार भी पढ़ेंगे ना तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो कह रहे हैं कि बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की सूझबूझ, ये कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मतलब कॉमन सेंस नहीं, मतलब इसको आप गद्यांश को पढ़ते हैं तो निकल जाता सब, काफ़ी सिंपल था गद्यांश, ठीक है। 69 था आपका कि टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा, तो ये आपका उसी गद्यांश से करना था, उसी को आप पढ़ते हैं ना तो बहुत ही सिंपल वो गद्यांश था, तुरंत निकल जाता है इसका आंसर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 भी उसी गद्यांश से था आपका, और क्वेश्चन नंबर 71 भी उसी से था। क्वेश्चन नंबर 72 आपका पूछा गया था, देखिए हम पूरा जो रचना है ना, एक वीडियो में 50 मिनट का करवा चुके हैं रचना, उसमें एक बार आप देख लेंगे सब रचना याद हो जाएगी, बहुत अच्छा वीडियो है, एक बार आप उसको जरूर देखिएगा रचना वाली। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पे मिला था, यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, बहुत ही फेमस ये है क्वेश्चन, मतलब सिंपल क्वेश्चन था काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 73 था आपका कि अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो कितनी नाव में कितनी बार, ठीक है, कितनी नाव में कितनी बार, ये अज्ञेय जी की रचना है, इसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये भी हम रचना जो करवाएं उसमें करवा चुके हैं सब, ठीक है। और क्वेश्चन ये था आपका उर्वशी की रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, ये भी इसके लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, उर्वशी के लिए भी। जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है या फिर कोई भी साहित्यिक पुरस्कार, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना हो जाती है। उर्वशी देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है उर्वशी। उसके बाद आपका था गोदान, तो गोदान किसकी रचना है, प्रेमचंद जी की, बहुत ही फेमस है गोदान, ठीक है, जो सिविल तैयारी करने वाले खूब लड़के पढ़ते भी हैं गोदान को, तो बहुत ही फेमस है गोदान प्रेमचंद जी की। तो ये था आपका 75 क्वेश्चन। और फिर इसका जो रीजनिंग और मैथ वाला पोर्शन है, हम कोशिश करेंगे कि उसको भी हम करवा दें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो लेकिन हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं पूरा, अगर आप लोग देखे होंगे तो मतलब समझ में आएगा अच्छे से। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से दूसरे वीडियो में, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।